Good morning, student. This is a video lecture for class 10th. I am going to continue geography subject, chapter 1, resource and development. This is a lecture number 8. Student, हम जैसे पहले बात कर रहे थे लैंड रिसोर्स के ऊपर कि लैंड रिसोर्स क्या है। हमारी जो भारत में जितनी भी लैंड है उसके तीन पार्ट में डिवीज़न हो रखे हैं, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन एरिया में। 43% प्लेन था, 30% माउंटेन एरिया है और प्लेटू में 27% है। लैंड यूटिलाइजेशन की बात की थी। लैंड यूटिलाइजेशन के हम अपने कैसे इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं लैंड का, एग्रीकल्चर एरिया में, इंडस्ट्रीज एरिया में ज़्यादातर हम लोग इसमें प्लेन एरिया को यूज़ करते हैं और प्लेटू एरिया में माइनिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में और नॉन एग्रीकल्चर एरिया में, नॉन एग्रीकल्चर एरिया ऐसे वेस्ट लैंड जो हमारे खेती के लिए काम नहीं आते तो हम उसको रोडवेज़ के लिए, रेलवेज़ के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे लैंड यूटिलाइजेशन था। कितने हमारे ऐसे ज़मीनें हैं जिसमें हम अभी 1 साल तक खेती की हैं, पिछले 5 साल तक खेती नहीं किए हैं, ये सब भी आप चीज़ें जाने थे। अब हम आज बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन की। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, किस कारण होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की कि पिछले कितने सालों से, कई सालों से और जो धरती है हमारी, इसको हम लोग अपने जनरेशन के साथ शेयर करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग अपने पिछले समय से भी और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हमें इसे अपने ज़मीन को शेयर करनी होती है। हमारे जो 95% जो लिविंग स्टैंडर्ड है या वो डिपेंड किस पे है, लैंड के ऊपर है। हमें लैंड से क्या क्या मिलता है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये सब क्या है, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, लैंड से ही मिलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, सारे रिसोर्स पे डिपेंड होती है। किस रिसोर्स पे डिपेंड होती है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं इस पर बहुत ज़्यादातर डिपेंड है। तभी आप इस चैप्टर को पढ़े, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसके ज़रिए कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और हमें रिसोर्स की क्यों आवश्यकता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी रिसोर्स लैंड डिग्रेडेशन कैसे कर रहा है, ओवर ग्रेजिंग से, डिफॉरेस्टेशन से, माइनिंग से। ये ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जब अपने पशुओं को जो चराने वाले ज़्यादा खरपतवार चरवा देते हैं तो ये क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है। और डिफॉरेस्टेशन जैसे कि बहुत सारे आज जंगल काटे जा रहे हैं लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ग्रिडनेस के लिए, चाहे उसमें वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करें, चाहे वहाँ पर वो लोग रेसिडेंट एरिया यूज़ करें उसको। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनकी कटाई की जा रही है, चाहे वो सही तरीके से लीगली हो चाहे वो इलीगल तरीके से। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे पेड़ों और वनों को हटा दिए जा रहे हैं, उजाड़ दिए जा रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटी होती है। माइनिंग एक्टिविटी ये क्या है कि हम खनन कर रहे हैं, क्या चीज़, कैसे हम बहुत सारा मिनरल्स प्राप्त करने के लिए अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसे खुदाइयाँ कर रहे हैं जिसके कारण हमको बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हों। तो ज़्यादातर ये सब कहाँ होता है, ये भारत में हम बात कर रहे हैं। भारत की कहाँ की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो माइनिंग साइट की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं वो लोग, गड्ढे करके, मतलब खोद दे के छोड़ देते हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर बड़े बड़े डीप स्क्रैच पड़ते हैं, मतलब कि निशान पड़ जाते हैं और वहाँ की जो मट्टी है ख़राब हो जाती हैं, ना उसको फिर वापस से कवर भी नहीं करते। तो हमारे ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, माइनिंग साइट्स, मतलब कहाँ कहाँ हैं। मध्य प्रदेश में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, ऐसी जगहों पे ज़्यादा ये माइनिंग साइट्स हो रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है ये बताने क्या था, किस लिए कि ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर हम ज़्यादा खनन करेंगे तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो हमारे किस किस राज्यों में हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा होती है। अभी माइनिंग की बात कर ली, अब ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश साइड ओवर इरीगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू वाटर लॉगिंग। मतलब हमारे देश में जहाँ पर पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे खेती करने की एरिया ज़्यादा, यहाँ पर
क्या करते हैं, किसान बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं अपने फसलों में, अपनी खेती में। तो ज़्यादा पानी करने डालने से या ज़्यादा सिंचाई के कारण भी वो लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऐसे क्यों होता है, वहाँ पर पानी जमा हो जाते हैं जिसके कारण मिट्टी कटनी शुरू हो जाती है और वो बहना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या ये कह सकते हैं लोगों को नॉलेज नहीं है पूरी से पूरी कि कैसे हमें करना चाहिए, या उतनी ही ज़रूरत की चीज़ों का या इस्तेमाल करें और उतना ही इरिगेशन सप्लाई करें जितनी ज़रूरत है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे अल्कलाइन होता है, सैलिनिटी होती है, इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये क्या होता है, जब पानी ज़्यादा डालने से, मिनरल की प्रोसेस ज़्यादा होने से लैंड में खारापन हो जाता है, उसके कारण भी ये मिट्टी का स्तर जो होता है, मतलब लैंड का, वो खराब कम हो जाता है। अल्कलाइन ज़्यादा होने के कारण हमारे लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। लाइम स्टोन के कारण भी होता है। अगर हम जो ग्राइंड करके या जैसे जो चूना का पानी होता है, अगर वो भी रहेगा, वो भी अगर हम लैंड में फ्लो कर दे रहे हैं, उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूज़ करती हैं, इसके कारण भी होता है। और लैंड डिग्रेडेशन के 2-3 कारण और भी हैं, जैसे कि वहाँ पर मिनरल्स अधिक हो, जैसे इंडस्ट्री से जो मिनरल्स निकलते हैं या वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो अगर उसके कारण भी वो डिकम्पोज अच्छे से होते नहीं हैं और वो वहाँ पर क्या करते हैं, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहाँ पर कैलसिटी नामक एक मतलब चीज़ निकलती है, मतलब वो वाइट कलर की होती है जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लैंड को इफ़ेक्ट करती हैं। डस्ट एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी डस्ट होता है, उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। और सोप स्टोन, एक सोप स्टोन, ये भी लैंड डिग्रेडेशन के कारण है। तो आपके बुक में सब मिल जाएगा डीपली तरीके से कि क्या क्या मुख्य रीज़न है, कि पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ये सब रीज़न क्या है लैंड डिग्रेडेशन के कारण है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज बाय लैंड डिग्रेडेशन, कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेगा कि क्या क्या रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के। तो लैंड डिग्रेडेशन के क्या रीज़न है, लैंड डिग्रेडेशन के मेजर्स क्या हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर जब हम पेड़ ज़्यादा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अफॉरेस्टेशन हो सकता है। हम अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी अपनी जगह पे ही रहेगी, लैंड अपने को पकड़ के रखेगा। तो ये अफॉरेस्टेशन है एक रीज़न जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक रीज़न क्या है कि हम अगर सैंड एरिया, जैसे सैंड्यूज एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर क्या है, हम थ्रोनी और स्टब्स लगा के रखेंगे तो वो क्या होगा वैसे एरिया में, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। हम वाटर को उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है। हम वहाँ के सॉइल को टाइप्स देखें कि लैंड की जो सॉइल है वो किस टाइप की है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पर हम इरिगेशन करें, तो इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल रिसोर्स की। सॉइल रिसोर्स क्या होता है, ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये एक मीडियम है प्लांट ग्रो करने का और ह्यूमन को सपोर्ट करने का, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सपोर्ट करता है ये। तो इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, इट्स टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। यहाँ देखिए कि इसमें बहुत सारे मिलियंस ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए। तो आपके सब बुक की में आप सब अपने को देखोगे, बुक में सब दिया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम डिपेंड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो सॉइल पे डिपेंड्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब सॉइल पे डिपेंड्स हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचुरल सोर्स सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज, डिकम्पोजेज एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल बनने में बहुत सारी चीज़ों की कारण होती हैं, जैसे टेम्परेचर और वहाँ पर जो वाटर का वे है या जो ग्लेशियर है, वो सब कारण है सॉइल के बनने का। तो सॉइल के बहुत सारे रीज़न है सॉइल कैसे बनता है। उसके बाद सॉइल के 4 टॉप लेयर होते हैं, टॉप लेयर होते हैं, सब सॉइल लेयर होते हैं, और रॉक पेरेंट्स रॉक मटेरियल होते हैं, अनवेटेड पेरेंट्स रॉक मटेरियल होते हैं। ये देखिए, ये 4 इसके टाइप्स होते हैं, लेयर्स होती हैं सॉइल की। तो सॉइल क्या है
कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन के लिए मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सॉइल के बहुत तरह के कलर्स भी होते हैं। ये कैसे इरिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है, सॉइल बनने का जो कलर है देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तरीके से क्यों है? क्योंकि इसके थिकनेस के कारण होता है, इसके टेक्सचर, एज के कारण, एज मतलब कितने सालों से है, और जो उसका टेक्सचर है वो क्या है, और जो वहाँ पर कंपोनेंट्स है, जो फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल रिएक्शन जो होते रहते हैं, इन सब के कारण इसके ऐसे फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड या येलो सॉइल, ये इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, ये अरिड सॉइल। तो ये सारे सॉइल्स हम इसको आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि सॉइल के बारे में। ठीक है, इतना पढ़िए, थोड़ा कंटिन्यू करिए, चीज़ों को समझिए तो सब समझ में आएगा। थैंक यू।